Hello everyone, welcome to online classes from Sun Science Technical Gajipur. I am Sandeep Prajapati. Today I am going to start class 10 Geography, chapter first Resources and Development. Yesterday I have teach part 1. Today I will teach part 2. So my topic is डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हमें देखना है कि किस तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं वह किसी कंट्री को डेवलपमेंट करते हैं। रिसोर्स किसी कंट्री के व्यक्तियों के लाइफ को मेंटेन करता है, उनके लाइफ क्वालिटी को बदलता है तथा ये किसी देश के ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट क्रिएट सम प्रॉब्लम व्हेन वी ओवर यूज रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्स का अधिक उपयोग करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता है वह डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइजेशन हैज लेड द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मीटिंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। इसमें अधिक उपयोग के कारण कुछ व्यक्तियों के लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों में कमी आती है। इसमें यह होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में होने लगता है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में होने लगता है कि सम पीपल थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट बाय द गॉड। ये समझते हैं कि ये गॉड द्वारा फ्री गिफ्ट है, इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसे जब रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो जो रिसोर्स होता है कुछ व्यक्तियों के हाथ में बहुत अधिक चला जाता है और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं पहुंच पाता है। तो दिस हैज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हैव एंड हैव नॉट, आर रिच एंड पुअर। यह जो होता है सोसाइटी को दो भागों में बांट कर देता है, एक सोसाइटी पुअर और दूसरी सोसाइटी रिच कर देता है। थर्ड है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है कि जो इकोलॉजिक सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। इकोलॉजिक सिस्टम जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। इससे हमारा जो इकोलॉजिक सिस्टम होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सो वी शुड वांट टू यूज दिस रिसोर्सेज सस्टेनेबल। हमें सस्टेनेबल तरीके से इन रिसोर्सों का यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वह सुरक्षित रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यह होता है कि जो डेवलपमेंट किया जाए उससे हमारे एनवायरनमेंट में किसी तरह की क्षति ना हो और भविष्य में यूज करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बचे रहे। नेक्स्ट, अब इन रिसोर्स को सस्टेनेबल ढंग से यूज करने के लिए हमें एक रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक आर स्किल अ प्रॉपर और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा हम रिसोर्स को एक प्रॉपर और जुडिशियस तरीके से यूज करते हैं। अब वाई
वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई वी नीड आप रिसोर्स प्लानिंग? तो रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम लोग रिसोर्स को एक प्लान के द्वारा खर्च नहीं करेंगे तो भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जिससे कि जो रिसोर्सेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो वी नीड द रिसोर्सेस प्लानिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन सप्लाई, क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं उनकी मात्रा हमारे यहाँ लिमिटेड है, बहुत अधिक मात्रा में जो रिसोर्सेस हैं हमारे यहाँ नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इनकी एक लिमिट मात्रा है, यह एक दिन के बाद यह खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इसका जुडिशियस तरीके से यूज करना चाहिए। सेकंड थिंग, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो रिसोर्स हैं वह पृथ्वी पर या सभी देशों में समान रूप से सभी जगह नहीं मिलते हैं, यह अनइवनली, यह असमान तरीके से सभी जगह मिलते हैं। जैसे जो ऐसे भारत में देखा जाए तो भारत में भी ऐसे कुछ राज्य हैं, झारखंड है वहाँ पर अधिक पाया जाता है, असम है वहाँ पर दूसरे तरीके से पाए जाते हैं, मुंबई है। तो हमारे यहाँ भी जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली है। जो रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं अधिक पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जाते हैं, या कहीं पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम अत्यधिक मात्रा में रिसोर्स का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा, प्रदूषित हो जाएगा। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो हम जो है अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। हमारा जो देश है या हम जो है वह अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये बताया गया अभी आपको कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। कि रिसोर्स मैं एक बार फिर रिवाइज करना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स होता है, रिसोर्स से किसी देश या कोई राज्य बहुत अधिक डेवलपमेंट होता है। जिस देश में रिसोर्स नहीं होते हैं वह देश डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब जब डेवलपमेंट होता है लेकिन जब उसका ओवर यूटिलाइजेशन किया जाता है, अत्यधिक उपयोग किया जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट व्हेन वी यूज ओवर यूज रिसोर्सेज। जब अत्यधिक रिसोर्स का उपयोग करते हैं तो हमें तीन तरह के प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड सस्टेनेबल। अब हम जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो हमें किस तरह से यूज करना चाहिए, तो सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट था रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, हम किसी रिसोर्स को प्लान के द्वारा खर्च करें, एक तकनीक के द्वारा खर्च करें। और हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसा कि आपको बताया गया टॉपिक्स कि हमें इसकी सप्लाई लिमिटेड है, यह जो है पूरे देश में पूरे जगह पर एक समान मात्रा में नहीं पाया जाता है। अगला था कि अत्यधिक यूज करने से क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाएगा। और अगर हम प्लान के द्वारा यूज करेंगे तो हम अत्यधिक दिनों तक इस रिसोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लान इंडिया में कैसे किया जाता है, अब किस तरह से हम लोग रिसोर्स की प्लानिंग इंडिया में करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है वह 5 ईयर प्लान द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा 5 ईयर प्लान होता है उसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। और प्रिपेयर करने वाले कमीशन नाम होता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन द्वारा
या जो रिसोर्स प्लानिंग है उसको तैयार किया जाता है। इसके 3 डायमेंशन है, 3 चरणों में हम इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। क्योंकि जो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है। तो जो पहला हमारा पार्ट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स ठीक है। पहले इस चरण में जो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स, इसमें हम लोग सर्वेइंग, पहले रिसोर्स को सर्वे करते हैं। सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स, हमें पहले पहचान करते हैं, सर्वे करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का रिसोर्स है, कितना रिसोर्स है, मैपिंग करते हैं। इस तरह की प्लानिंग हम इसमें करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स में करते हैं। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसमें इसके द्वारा हम लोग टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। मीन्स अगर हमने पहले मैपिंग कर लिया यहाँ पर ये रिसोर्स है, किस तरह का रिसोर्स है, अब सेकेंड जो वाला स्टेप होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, और किस टेक्नोलॉजी, किस स्किल के द्वारा उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। एंड जो थर्ड होगा हमारा वो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट with overall national development plan, overall national development plan। ठीक है, इसमें पहले में तो हमने बताया कि पहले में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी मैपिंग करेंगे। सेकंड में हम देखते हैं कि अगर जो रिसोर्स हमने मैपिंग किया है उसको किस स्किल द्वारा, किस टेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त करेंगे, और उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, उसको इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करेंगे। नेक्स्ट में हम मैचिंग करेंगे जो रिसोर्स हमें मिल रहा है क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए सही है कि नहीं है। तो ये आपका था रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या क्या रोल होता है हमारा जो रिसोर्स होते हैं वो उसका डेवलपमेंट में। तो जो रिसोर्स का किसी कंट्री के डेवलपमेंट में जो रोल होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिशर हमारे यहाँ आए थे, तो जो ब्रिटिशर हमारे आए थे वे हमारे आए और हमारे यहाँ से बहुत से जो रिसोर्सेज हैं वे यहाँ से ले गए। कैसे ले गए? क्योंकि इंडिया में उस समय रिसोर्स को लेने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर जो थे उनके पास टेक्नोलॉजी थी। वे अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज थे उसको अपने यहाँ ले गए। तो रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसोर्स हमारे पास है तो हम डेवलपमेंट करेंगे, नहीं, रिसोर्स तो होगा हमारे पास, लेकिन उस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए
जिसके द्वारा हम उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करें या उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकें। So resource can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology, development and institution change like education skill। अब देखिए बताया गया आपको कि जो रिसोर्स है वह तभी डेवलपमेंट कर सकता है जब हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो, तभी हम उस रिसोर्स को प्राप्त करके हम अपने देश को या अपने कंट्री को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में रिसोर्सेस हैं, हमारे यहाँ जो रिसोर्स का कंसंट्रेशन है, बट वी हैव नॉट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, न तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है जिसके द्वारा हम लोग उस रिसोर्स का उपयोग कर सकें। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें इन रिसोर्सों को कंजर्व करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी यूज द रिसोर्सेज एज सस्टेनेबल एंड कंजर्व द रिसोर्सेज। अब हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है, उसका संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। हमारे पास देश में जो रिसोर्स है वो पर्याप्त है, लेकिन अगर उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। Regarding to him, it were the greedy and selfish individuals who were responsible for depletion of resources. He was in favor of producing for masses than mass production. Next topic, land resources of India। देखिए भारत में जो लैंड रिसोर्सेज क्या है, वेलकम अगेन। नेक्स्ट टॉपिक, लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया। एज यू नो, लैंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन इंडिया because it provide many activity like agriculture, buildings, road etc। जब जानते हैं कि जो लैंड होता है वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज होते हैं हमारे सब लैंड पर ही होते हैं। और यह कई तरह के वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, तमाम तरीके फॉरेस्ट चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। अब जैसे कि बताया गया था क्लास 9 में आपको कि जो इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वह थी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया थी। अब इसमें इस एरिया में 43% प्लेन भाग है। इस एरिया में जो 43% भाग क्या है, वो प्लेन भाग है, जिस पर हम एग्रीकल्चरल, रोड, रेलवे, बिल्डिंग, इस तमाम तरह के एक्टिविटीज को करते हैं। 30% माउंटेन है, जिसमें से कि रिवर्स फ्लो होते हैं, इसी में हमारे फॉरेस्ट हैं जो आते हैं। और 27% जो भाग होता है वह प्लेट्यू से घिरा हुआ है, जिसमें जो प्लेट्यू होता है, ये जो हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये जो प्लेट्यू भाग होता है, और ये दिस इज वेरी रिच फॉर द मिनरल्स। इतना % भाग जो है हमारा वो प्लेट्यू से घिरा हुआ है। तो ये थे हमारे लैंड रिसोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है
लैंड यूटिलाइजेशन। अब लोग लैंड का प्रयोग कैसे करते हैं, वो किस पर्पज से करते हैं? तो दी लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर दी फॉलोइंग पर्पज। पहला तो क्या है? फॉरेस्ट। हम लोग लैंड का यूज करते हैं, इस पर क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट का हमारे लिए बहुत ही प्रयोग होती है। नेक्स्ट है दूसरी जो भूमि होती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी भूमि जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, उसमें दो तरह की भूमि पाई जाती है, एक बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन जो बंजर भूमि होती है, जिस पर खेती नहीं होती है, बेकार भूमि पड़ जाती है, वह इसी लैंड, इसी की सब कैटेगरी है बैरन एंड वेस्ट लैंड। इस तरह ये भूमि खराब पड़ी होती है, इस पर हम किसी तरह का कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है बी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। ऐसी भूमि जो कि यूज करने योग्य नहीं होते हैं, जिस पर कि हम लोग बिल्डिंग बना लेते हैं, रोड बना लेते हैं। इस तरह की भूमि पर, जैसे सपोज है अगर जहाँ पर आपका बिल्डिंग बना हुआ है, वो बहुत समय पहले वहाँ पर खेती हुआ होती रही होगी लेकिन जब वहाँ बिल्डिंग्स रोड बन गए तो क्या उस पर खेती की जा सकती है? नहीं, क्योंकि उस पर एक कंक्रीट का लेयर चल हो गया है, जिसकी वजह से वह भूमि जो है खेती करने योग्य नहीं रह गई है। जो थर्ड हमारा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब जो थर्ड पार्ट हमारा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, उसमें भी तीन पार्ट हैं, परमानेंट पास्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड। देखिए ये जो किसान खेती जो होती है उस पर खेती की जा सकती है लेकिन होती नहीं है। इस तरह की भूमि जैसे परमानेंट जो पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ पर खेती की जा सकती है, खेती होती नहीं है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, ये जो भूमि होता है, जैसे कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप उगाते हैं और वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। वह खेती की जा सकती है लेकिन होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की जो ट्री क्रॉप्स होते हैं वे उगे होते हैं। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देखिए जो एक कल्चरेबल वेस्ट लैंड होते हैं, इस पर खेती जो होती है लगभग 5 वर्ष तक खेती नहीं हो पाती है। 5 वर्ष तक खेती को लेफ्ट मीन्स लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। जब 5 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ दिया जाता है, इस तरह की भूमि को बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है फैलो लैंड। इसके बाद ये हमारा फोर्थ है फैलो लैंड। ये दो तरह के होते हैं, करंट फैलो अदर देन करंट फैलो। तो जो फैलो लैंड होता है या जो फैलो लैंड इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर मोर आर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। अब जो करंट फैलो लैंड होता है, इस पर हम लोग खेती या तो एक ही फसल वर्ष में कम से कम एक फसल उगाते हैं या फिर हम एक वर्ष के बाद खेती करते हैं। दूसरा जो है अदर देन करंट फैलो लैंड। ये जो भूमि होती है इसमें लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। अब इसमें कम से कम, इसमें तो एक वर्ष के अंदर खेती होती है, एक कम से कम एक, लेकिन इस तरह की भूमि में 1 से लेकर के 5 वर्ष तक या 1 से लेकर 5 एग्रीकल्चर ईयर तक खेती नहीं होती है, उसे बोलते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया। अब देखो नेट सोन एरिया वो एरिया होती है जो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस द नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रास क्रॉप एरिया। देखिए इसमें दो चीज आ रही है, एक नेट सोन एरिया आ रही है, दूसरा क्या आ रहा है ग्रास क्रॉप्स एरिया। सपोज एन एग्जाम्पल बता रहा है आपको, मान लीजिए कि ये आपका 5 हेक्टेयर भूमि है और इस पर खेती कर रहे हैं। जो खेती हो रही है वह अगर वर्ष में एक बार हो रही है तो ये हो जाएगा आपका नेट सोन एरिया। लेकिन अगर जो ग्रास क्रॉप एरिया होती है वह एक ही वर्ष में उसमें 2 से अधिक 3 फसल लेते हैं।
तो अगर हम 30 लेते हैं तो ये जो एरिया आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 3 में से 15 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं ग्रास क्रॉप्ड एरिया। अब जितनी भी चीजें बताई गई आपको हैं, यह आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे, और अगर इससे संबंधित आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।